Flight announcement for navigation prol number 1. Flight leader, second lieutenant, trainee pilots, student pilots for flight 19. Please proceed to gate 5. Flight leader, Lieutenant Charles Call Taylor, please report. और ऐसे ही कुछ अनाउंसमेंट के बाद यूएस नेवी की फ्लाइट 19 दोपहर के लगभग 2:10 पर टेक ऑफ करती है फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा से रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए। फ्लाइट 19 असल में दोस्तों यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमानों का समूह था जिन्हें 14 क्रू मेंबर्स संभाल रहे थे। इस फ्लाइट को लीड कर रहे थे फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स करोल टेलर। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और वर्ल्ड वॉर सेकंड के एक वेटरन भी। क्योंकि दोस्तों समय दोपहर का था तो आसमान बिल्कुल साफ था। फ्लाइट एक्सरसाइज रोज की तरह ही बहुत स्मूथली कंडक्ट की जा रही थी, लेकिन कुछ ही देर बाद लेफ्टिनेंट टेलर को पता लगता है कि उनके कंपास काम करना बंद कर चुके थे और विमान गलत डायरेक्शन में उड़ाए जा रहे थे। फ्लोरिडा कोस्ट के पास ही एक दूसरे विमान के रेडियो कम्युनिकेशन में टेलर का मैसेज आता है जिसमें वह बोलते हैं, Both of my compasses are out and I am trying to find Fort Lauderdale, Florida. पता लगता है दोस्तों टेलर के दोनों कंपासेस खराब हो चुके थे और वो फोर्ट लॉडरडेल को ढूंढ रहे थे जहां से उन्होंने टेक ऑफ किया था। टेलर बहुत सहमे हुए से महसूस होते हैं। अगले मैसेज में टेलर बोलते हैं, I am over land but it's broken. I am sure I am in Keys. I don't know how far down. इसके बाद लेफ्टिनेंट टेलर 5 विमानों के पायलट्स को कमांड करते हैं कि सब ईस्ट में मुड़ें क्योंकि उन्हें लगता है कि वे गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर थे। उसके थोड़ी ही देर बाद रेडियो सिग्नल्स पर दोबारा एक क्रू मेंबर की आवाज आती है जिसमें वे बोलते हैं, Damn it! If we would just fly west, we would get home. क्रू मेंबर ये बोलना चाहता है कि अगर हम वेस्ट की तरफ उड़ते तो अभी हम शायद घर पर होते। और इसके लगभग 2 घंटे तक विमान रडार से बाहर रहते हैं और किसी को कुछ भी नहीं मालूम होता कि आखिरकार पांचों विमान थे कहाँ। इसके बाद लगभग 7:20 पर टेलर का आखिरी मैसेज आता है जिसमें वह बोलते हैं, All planes close up tight. We all have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. इसके तुरंत बाद ही यूएस नेवी मिसिंग फ्लाइट 19 के लिए सर्च मिशन स्टार्ट करती है। सर्च मिशन के तहत कुछ मरीनर फ्लाइंग बोट विमान टेक ऑफ करते हैं फ्लोरिडा कोस्ट से और लगभग आधे घंटे के बाद दोबारा खबर आती है कि एक मरीनर विमान गायब हो चुका है अपने 13 क्रू मेंबर्स के साथ। और दोस्तों ये मरीनर विमान उसी रूट पर गया था जिस पर आखिरी बार फ्लाइट 19 गई थी। उसके अगले कुछ महीनों तक यूएस नेवी ने सैकड़ों विमान और प्लेन्स इन टॉर्पीडो और मरीनर विमान को खोजने में लगाए, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। ये पूरी घटना और ऐसी ही कई मिस्टीरियस घटनाएं घटती आ रही हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के इस ट्रायंगुलर पार्ट में जिसे हम द बर्मुडा ट्रायंगल नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में आज कुछ बात करते हैं द बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। बर्मुडा ट्रायंगल एक मिथिकल सेक्शन है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का जो लाई करता है मायामी, पोर्टो रिको और बर्मुडा के बीच। यह लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का एक ट्रायंगुलर एरिया है जिसमें सैकड़ों प्लेन्स और शिप्स मिस्टीरियसली गायब हो चुके हैं। इनफैक्ट दोस्तों बर्मुडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का एक सबसे बिजीएस्ट सी रूट भी है जिसे रोज कई फ्लाइट्स और शिप्स बिना किसी हार्म के क्रॉस करती हैं। यहाँ तक कि दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था उन्होंने भी अपने अकाउंट्स में बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में लिखा है। 11 अक्टूबर 1492 के दिन क्रिस्टोफर बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के एरिया पर सी वॉयज पर थे और उन्होंने नोटिस किया था कि इस एरिया में उनका कंपास काम करना बंद कर रहा था और
उन्होंने एक आग का गोला भी देखा था जो डायरेक्टली समुद्र के अंदर जाके गिरा था। और 1492 से लेकर 2020 तक कई मिस्टीरियस और भयानक घटनाएं घटती आई हैं इस बरमुडा ट्रायंगल में। जैसे कि आप इस लिस्ट में वे सारे इंसिडेंट्स देख सकते हैं जो अब तक बरमुडा ट्रायंगल में घटे हैं। इन सारे इंसिडेंट्स में सबसे फेमस है यूएस साइक्लोप्स और एलेन ऑस्टिन नाम की शिप्स की कहानी, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन घटनाओं में सबसे लेटेस्ट घटना है 2020 की, जिसमें ब्लू एंड ब्लैक मैकोकडी नाम की शिप 20 लोगों के संग इस एरिया में मिस्टीरियसली गायब हो गई थी। अब दोस्तों ये लिस्ट है सारी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड घटनाओं की। इनमें सबसे लेटेस्ट घटना है मई 2017 की, जिसमें MU-2B नामक प्राइवेट जेट अचानक रडार से गायब हो गया था। बाद में लोकल अथॉरिटीज ने इसका मलबा रिकवर किया। इन दोनों लिस्ट्स को देखकर दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कैसे 20th सेंचुरी में हर 4 से 5 सालों के बीच ये एरिया किसी न किसी भयानक घटना को अंजाम देता आया है। और यही कारण है दोस्तों कि हर दशक के लोगों ने इस एरिया को एक अलग नाम दिया है, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ एटलांटिक, द सरगैसो ग्रेवयार्ड और द सी ऑफ डूम। लेकिन दोस्तों द बरमुडा ट्रायंगल या फिर द डेविल्स ट्रायंगल नाम इसे 1964 में विंसेंट गार्डियस नाम के लेखक ने दिया था। असल में दोस्तों उन्होंने 1964 की अर्गसी मैगजीन में द डेडली बरमुडा ट्रायंगल नाम का एक आर्टिकल लिखा था। इस आर्टिकल में उन्होंने 1964 तक हुए सारे बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड इंसिडेंट्स को बताया था। और इसी के बाद दोस्तों द बरमुडा ट्रायंगल नाम दुनिया के कोने कोने में फैल गया। दोस्तों अब बात करते हैं एलेन ऑस्टिन के बारे में। ये 1818 की एक शिप थी जो न्यूयॉर्क से लंदन ट्रेवल कर रही थी। शिप के कैप्टन जब बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के एरिया से गुजर रहे थे तो उन्हें दूर एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है। बाइनोकुलर से देखने पर कैप्टन को दिखता है कि शिप में कोई भी क्रू मेंबर नहीं था, क्योंकि दोस्तों 1818 के समय में पायरेट्स काफी कॉमन हुआ करते थे। तो कैप्टन ने लगभग 2 दिन तक दूर से उस शिप को ऑब्जर्व किया और 2 दिन बाद जब वो कैप्टन उस शिप पर गए तो उन्होंने देखा कि शिप पर सारा सामान इंटैक्ट था। शिप में फ्यूल, खाने की चीजें और सब कुछ था, लेकिन कोई भी मेंबर नहीं था। इसके बाद दोस्तों कैप्टन अपने कुछ क्रू मेंबर्स को उस शिप पर भेज देते हैं और उस शिप को अपने संग ले आते हैं। थोड़े दिन ट्रैवल करने के बाद एक तेज तूफान में वह शिप उनसे अलग हो जाती है और खो जाती है। कुछ दिन बाद वो शिप कैप्टन को दोबारा दिखती है। अकाउंट्स की माने दोस्तों तो कैप्टन ने दोबारा उस शिप पर कुछ क्रू मेंबर्स भेजे और दोबारा उनको अपने संग लेकर आए। दोबारा तूफान आया, दोबारा शिप अलग हुई और दोबारा क्रू मेंबर्स गायब हो गए। और इसके बाद से ही दोस्तों एलेन ऑस्टिन को एक कर्स्ड यानी कि श्रापित शिप बुलाया जाने लगा और इसका नाम एलेन ऑस्टिन से मेटा कर दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं यूएसएस साइक्लोप्स जहाज की, जो 1918 तक का यूएस नेवी का सबसे एडवांस, सबसे फास्ट और सबसे बड़ा शिप था। इसमें लगभग 306 क्रू मेंबर्स थे और लगभग 10,000 टन मैंगनीज था जो ब्राजील पहुंचाया जा रहा था। और दोस्तों ये यूएसएस साइक्लोप्स जहाज भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था। अब सवाल दोस्तों ये है, कैसे इतना बड़ा, इतना एडवांस और इतना तेज जहाज अचानक से गायब हो जाता है। वह जहाज दोबारा कभी नहीं मिला, उसका मलबा कभी नहीं दिखा और यूएस नेवी को एक बार फिर से निराश होना पड़ा। अब दोस्तों सवाल आता है, आखिर बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो इतने भयानक इंसिडेंट्स वहां पर होते रहते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं बरमुडा ट्रायंगल की एक्सप्लेनेशन के बारे में। कुछ राइटर्स के अनुसार बरमुडा ट्रायंगल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड है, यानी कि इस एरिया पर भूत प्रेतों का साया है। कुछ लोग कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल हिस्सा है उस विकसित टेक्नोलॉजी का जो 11,000 साल पुराने पौराणिक महाद्वीप एटलांटिस पर पाई जाती थी। कुछ लोग कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल असल में गेटवे है पैरेलल यूनिवर्स का और यहाँ पर एक टाइम स्पेस वॉर्प एग्जिस्ट करने लग रहा है जो चीजों को अपनी ओर सक करता है और पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसफर कर देता है। और कई बार दोस्तों इस बरमुडा ट्रायंगल पर यूएफओ साइटिंग्स भी पाई गई हैं जो सीधे इस मामले को परग्रहियों से जोड़ देता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस की। कंपास ना काम करने की वजह दोस्तों ये है कि पृथ्वी पर कई प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ कोइंसाइड करते हैं और बरमुडा ट्रायंगल उन एरियाज में से एक है। और ऐसी जगहों पे दोस्तों कंपास रीडिंग देना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में डिफरेंस क्या है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप अर्थ को एक बड़ा मैग्नेट माने
तो उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो है ज्योग्राफिक नॉर्थ है। और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल दोस्तों वह पोल है जिसकी तरफ एक मैग्नेट का साउथ पोल पॉइंट करने लगता है अगर आप उस मैग्नेट को हवा में फ्रीली सस्पेंड करें। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड एक्सप्लेनेशन की। गल्फ स्ट्रीम पे दोस्तों एक्चुअली बहुत तेज सरफेस करंट्स पाए जाते हैं जो एक्चुअली में थर्मोहेलेन सर्कुलेशन की वजह से एग्जिस्ट करते हैं। अगर आसान भाषा में समझे दोस्तों तो इस एरिया में पानी लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करता है और यही रीजन है कि इस एरिया में कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रह पाता है। इसको आप एलन ऑस्टिन की कहानी से भी रिलेट कर सकते हैं। तीसरी एक्सप्लेनेशन दोस्तों बहुत आसान है क्योंकि बोला जाता है ना, इंसान है और इंसान से गलती हो सकती है, और दोस्तों ह्यूमन एरर्स ही चौथा बड़ा कारण है इन सारे इंसिडेंट्स के पीछे। इसके बाद दोस्तों बर्मुडा ट्रायंगल असल में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का एक ऐसा पार्ट है जहां पर वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल और अनस्टेबल है। तेज तूफान, टोर्नेडोज, हरिकेन, साइक्लोन्स ये सब इस एरिया में बहुत कॉमन है। इसके बाद दोस्तों आखिरी एक्सप्लेनेशन आता है मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में। मीथेन हाइड्रेट असल में एक नेचुरल गैस है। तो साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे बहुत बड़े बड़े फील्ड्स हैं मीथेन हाइड्रेट्स गैस के। और जैसे कि दोस्तों हम जानते ही हैं कि अगर किसी लिक्विड जैसे कि पानी में अगर गैस मिलाई जाए तो उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने की वजह से उसी प्रोपोर्शन में उस लिक्विड का बॉयंसी यानी कि उछाल भी कम हो जाता है। और शायद यही फिनोमेना बर्मुडा ट्रायंगल में भी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी वजह से शिप्स को प्रॉपर बॉयंसी नहीं मिलती है और वह वहां सिंक कर जाती हैं। बाकी दोस्तों कुछ तो इस एरिया में ऐसा है जो इस एरिया को इतना मिस्टीरियस और इतना फेमस बनाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने डियर वंस को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।